कॉबिन की नज़र में कैथरीन की सबसे नापसंद की जाने वाली आदत उसकी घमंड, ठंडापन और अहंकार था। उसे उससे नफरत थी। स्वॉन्स का वैध बेटा होने के नाते उसने अपनी जिंदगी का पहला आधा हिस्सा स्वॉन्स के लिए कड़ी मेहनत में गुजारा था। वो हमेशा विसेंटे के अधीन रहा, जिसके शब्द स्वॉन कॉर्पोरेशन में कानून जैसे थे। फिर भी वह न गुस्से में था, न ही परेशान। उसकी समझ में वह खुद को स्वॉन्स का भावी उत्तराधिकारी मानता था और पूरी तरह यकीन रखता था कि अंत में स्वॉन्स उसी की मिल्कियत होगी। और आखिरकार उसने विसेंटे का निधन होते देखा। अपने असली पिता की मृत्यु ने उसे थोड़ी उदासी दी, लेकिन गहरी लगाव जैसी कोई भावना नहीं थी। बल्कि वह भविष्य को लेकर सोचने लगा। स्वॉन कॉर्पोरेशन का भविष्य पूरी तरह अपने नियंत्रण में देखकर उसे यकीन था कि वह स्वॉन कॉर्पोरेशन को और बेहतर दिशा में ले जाएगा। कॉबिन ने सब कुछ पहले से सोच रखा था, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि विसेंटे मरने से पहले उस पर चाल चलेगा। यह ऐसा था मानो विसेंटे ने खुद शैतान को बुला लिया हो। कॉबिन अपने पिता की निर्दयता से नफरत करता था। साथ ही उसने अपने पिता का मजाक उड़ाया कि उन्होंने ऐसी गांव की लड़की को उसके सामने लाकर खड़ा कर दिया। क्या पिता सचमुच सोचते हैं कि इस लड़की के पास लेनर बोल्टन जैसा वकील रखकर वह सब कुछ पलट सकती है? वह मुझसे कभी नहीं बच पाएगी। एक छोटी मासूम लड़की मेरे सामने कैसे टिक सकती है? कॉबिन ने मन ही मन सोचा। कैथरीन को खतरा न मानने का मतलब यह नहीं था कि वो उससे नफरत नहीं करता। पिछले कुछ दिनों में कैथरीन की हरकतों ने उसे बहुत नाराज कर दिया था। कॉबिन ने सख्त चेहरे और ठंडी नज़रों के साथ सिर उठाया और गुस्से में दहाड़ते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वापस आने की? तुम्हें पता है तुमने कितना झंझट खड़ा किया है? कॉबिन के गुस्से का सामना करते हुए कैथरीन शांति से आगे बढ़ी और सामने वाली कुर्सी खींचकर आराम से बैठ गई। उसने हल्की हंसी छोड़ी, आंखें थोड़ी ऊपर उठाईं और सीधा कॉबिन की तरफ देखा। फादर, अगर मैं आपकी बात सही समझ रही हूँ, तो इसका मतलब है आपने ही मुझे वापस बुलाया नहीं, है ना? ये सुनकर कॉबिन तुरंत भड़क उठा। वो लगभग अपना आपा खोने ही वाला था, लेकिन फिर उसे लड़की की जिद्दी फितरत और वेल्स की शर्तें याद आईं। उसने गहरी सांस लेकर गुस्सा दबा लिया। मैं तुम्हें और परेशान नहीं करना चाहता, लेकिन मैंने तुम्हें वापस इसलिए बुलाया है क्योंकि तुम्हारा खून अभी भी स्वॉन्स से जुड़ा है। क्या तुम नैश वाले को जानती हो, वेल्स का इकलौता बेटा? उसे नाराज करना पूरे वेल्स को नाराज करने जैसा है, समझी? ओ, इज दैट सो? कैथरीन ने हल्की मुस्कान के साथ सिर झुकाकर कॉबिन की तरफ देखा। फादर, तो आप मेरे लिए वेल्स से लड़ने का इरादा रखते हैं, सही? उसके लहजे में छुपा मजाक साफ झलक रहा था। अगर कॉबिन उसे न समझ पाता तो उसकी सालों की समझ बेकार होती। वह दिल से कैथरीन से नफरत करता था। नफरत भरी नज़र डालकर उसने कहा, यह मत सोचो कि सिर्फ इसलिए तुम वेल्स से भिड़ सकती हो क्योंकि तुम ब्रायन को जानती हो। नैश तो वेल्स का वैध बेटा है और ब्रायन सिर्फ डंकन्स की एक शाखा से है। तुम दोनों में फर्क समझो। कैथरीन हंसना चाहती थी। वो कॉबिन से पूछना चाहती थी कि अगर ब्रायन के साथ ब्रैंडन भी उसके साथ हो तो आखिरकार उसे मेरा मंगेतर माना जा सकता है, कैथरीन ने मन ही मन सोचा। उसने सुना था कि कॉबिन का दिल ठीक नहीं रहता। कैथरीन ने ये सोचकर अपनी बात दबा ली कि कहीं उसे दिल का दौरा न पड़ जाए। वो अपने हाथों अपने पिता की जान नहीं लेना चाहती थी। तो आप चाहते क्या हैं, फादर? कैथरीन ने पलटकर पूछा। यही सवाल कॉबिन चाहता था। कैथरीन ने खुद पूछ लिया तो उसका गुस्सा कुछ कम हो गया। तुम्हें कल स्कूल जाना होगा और जो दस्तावेज जमा किए हैं उन्हें वापस लेना होगा। स्कूल प्रशासन को बताना कि वे सब झूठे हैं और असली सबूत नहीं हैं। उसने कहा, असल सबूतों को झूठा कहना और खुद सबके सामने कबूल करना कि वो नकली थे। फादर, आप चाहते हैं कि मैं इस स्कूल में पूरी तरह बदनाम हो जाऊं। किसी सहपाठी पर झूठा इल्जाम लगाना मामूली बात नहीं है। चाहे मैं अकेले जिम्मेदारी लूं, सबसे हल्की सजा भी निकाले जाने की ही होगी, है ना? कैथरीन ने शांत स्वर में कहा। उसे कॉबिन के छिपे इरादे समझ आ गए थे। लगता है
वेल्स ने स्वॉन्स से कोई सौदा किया है। कुछ फायदे पाने के लिए कॉबिन ने वेल्स की मांग मान ली है। और यह सब जानते हैं कि ब्रायन इस मामले में शामिल है। डंकन्स को नाराज करने से बचने के लिए वो मुझे बलि का बकरा बनाना चाहता है, कैथरीन ने सोचा। कॉबिन की चाल सामने आने के बावजूद उसके चेहरे पर कोई शर्मिंदगी नहीं थी। उसने गंभीरता से कहा, निकाले जाने में क्या बड़ी बात है। मैं तुम्हें दूसरा स्कूल दिलवा दूंगा। कासियर इतना बड़ा है, क्या तुम्हें पढ़ने की जगह नहीं मिलेगी? चिंता मत करो, बस मेरी बात मानो। मैं सब इंतजाम कर दूंगा और असर नाम मात्र का होगा। उसकी बात ऐसे लग रही थी जैसे किसी भिखारी को टाल दिया हो। कैथरीन हल्की ठंडी हंसी हंसी, जिसने कॉबिन को असहज कर दिया। उसे समझ नहीं आया कि यह लड़की इतनी अजीब तरह से क्यों हंस रही है। किस बात पर हंस रही हो, बेवकूफ़ लड़की? ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। बस कल वही करना जो मैंने कहा है। कॉबिन को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्यों कैथरीन की आंखों में सीधा नहीं देख पा रहा। हर बार उसे देखते ही उसके दिल में एक अपराधबोध उठता था। कॉबिन की धमकियों के सामने कैथरीन शुरू से आखिर तक बेहद शांत रही। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने बेहद मुलायम आवाज में कहा, जैसे कि वह खुद इसमें शामिल न हो बल्कि कोई बाहर से देख रहा हो। फादर, अगर आपको यह इतना आसान लगता है और आप कह रहे हैं कि इसका कोई असर नहीं होगा, तो क्यों ना आप वेल्स से कहें कि वो स्कूल बदल लें। ये सुनते ही कॉबिन का गुस्सा भड़क उठा। उसका चेहरा काला पड़ गया। उसने मेज पर हाथ मारा और चिल्लाया, नालायक लड़की, जब मैं तुमसे बात कर रहा हूं तो तुम मेरी अवहेलना कर रही हो। मैंने प्यार से समझाया, लेकिन तुम सुनना नहीं चाहती। तुम मुझे गुस्सा करने पर मजबूर कर रही हो। सुन लो, अगर तुमने कल जाकर यह मामला हल नहीं किया तो मैं। उससे पहले कि वह वाक्य पूरा करता, कैथरीन ने ठंडे स्वर में बीच में ही काट दिया। तो आप क्या करेंगे? कॉबिन गुस्से से भर गया, लेकिन उसके पास उसे धमकाने के लिए कुछ नहीं था। कैथरीन ने खुद ही उसकी चुप्पी तोड़ दी। आप बस मुझे स्वॉन्स से निकाल सकते हैं, लेकिन मत भूलिए कि स्वॉन्स की असली मालिक अब मैं हूँ। सिर्फ इस एक वाक्य से कॉबिन लगभग बेहोश होने की हालत में पहुंच गया। उसे हाँफते हुए देखकर कैथरीन को जरा भी हमदर्दी नहीं हुई। उसने शुरू में कॉबिन को इतना गुस्सा दिलाने का इरादा नहीं किया था, लेकिन यह उसी का नतीजा था कि वह हद से आगे बढ़ गया। तो फिर मुझे अपने शब्दों में बेरहमी दिखानी ही होगी, कैथरीन ने मन ही मन कहा। मैं नैश वाले पर लगाए आरोप वापस ले लूंगी अगर मेरी 2 शर्तें पूरी की जाएं। उसने कहा। कॉबिन ने धीरे धीरे खुद को शांत किया और गहरी सांसें ली, फिर बोला, ठीक है, शर्तें बताओ। कैथरीन की शर्तें मुश्किल नहीं थीं। वह मेज पर हाथ बांधे बैठी थी, उसके चारों ओर ठंडी आभा फैली हुई थी। उसकी ठंडी और बेपरवाह नजरें जब अनायास ही कॉबिन पर ठहरी, तो उसने ऐसा दबाव महसूस किया मानो उसकी सांसें थम रही हों। कॉबिन के भीतर कैथरीन के प्रति एक अजीब सी डर की भावना उठी। सबसे पहले, इस मामले की जिम्मेदारी किसी को लेनी होगी, लेकिन यह मेरी नहीं है। जिम्मेदारी स्टूडेंट यूनियन वालों की होनी चाहिए। मैं तो बस इसे छोड़ सकती हूँ, बाकी मामला उन्हीं पर है। कॉबिन पल भर झिझका। उसे अच्छी तरह मालूम था कि यह शायद वेल्स की न्यूनतम शर्त है। वेल्स की सबसे बड़ी चिंता ये थी कि नैश को किसी तरह का भारी नुकसान न पहुंचे। बाकी यह मामला कैसे सुलझेगा और इसकी कीमत क्या होगी, ये तो वेल्स खुद ही तय कर सकते थे। काफी सोचने के बाद कॉबिन ने सिर हिलाकर हामी भरी और बोला, ठीक है, मैं ये शर्त मानता हूँ। तो दूसरी शर्त क्या है? कॉबिन ने आसानी से मान लिया। कैथरीन ने भी बात घुमाए बिना साफ कहा, ऑड्री को उसका हक दिलवाओ। स्वॉन्स के बच्चों को जन्म के समय से ही स्वॉन कॉर्पोरेशन से मिलने वाले डिविडेंड का हक होता था। स्वॉन्स की अपार दौलत की तुलना में ये रकम बहुत मामूली थी, लेकिन अगर कोई सामान्य परिवार होता तो महीने का खर्चा आराम से निकल जाता। स्वॉन्स में केवल 2 ही ऐसी थीं जिन्हें ये हक नहीं मिला। एक कैथरीन, जिसे बचपन से ही गांव में छोड़ दिया गया था, और दूसरी ऑड्री। शुरू में ऑड्री को ये सब मिलता था,
लेकिन जैसे ही उसे स्वॉन्स से निकाल दिया गया, कॉबन ने सब छीन लिया। ये शर्त सुनकर कॉबन थोड़ा चौंक गया। उसने सोचा था कैथरीन अपने लिए कुछ मांगेगी, पर उसने तो ऑड्री के लिए आवाज उठाई। पैसा खर्च करने की बात सोचकर, वह भी एक नालायक और नाफरमान बेटी पर, कॉबन को तकलीफ हुई। लेकिन वेल्स से मिलने वाले फायदे उसके सामने ज्यादा बड़े थे। ठीक है, ये भी मान लिया। कॉबन को इतनी आसानी से मानते देख कैथरीन को शक हुआ कि वेल्स ने इस बार काफी पैसा लगाया है। रोनन द्वारा मिली जानकारी देखकर उसने ये तय किया कि नैश पर कोई दाग नहीं है। लेकिन उसकी छोटी बहन काफी लालची थी। लियाना के दोपहर वाले रवैये को याद करके कैथरीन को सब समझ आ गया। वो वेल्स का लड़का तो बड़ा भावुक लगता है, उसने मन ही मन सोचा। अब जब सारे मामले निपट चुके थे, कॉबन को कैथरीन की शक्ल तक देखना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने हाथ हिलाकर उसे बाहर निकालने की कोशिश की। ठीक है, अब जा सकती हो। वो उसे और नहीं देखना चाहता था। कैथरीन को भी वहां रुकना नहीं था। उसने तुरंत उठकर बिना कुछ कहे ठंडे भाव से बाहर निकल गई। कॉबन इतना गुस्से में आ गया कि उसने गुस्से से कॉफी कप जमीन पर पटका, जिसकी तेज आवाज गूंज उठी। बाहर खड़े गार्ड तुरंत अंदर आ गए। कॉबन ने सख्त नजरों से उन्हें घूरा और आदेश दिया, मेरे असिस्टेंट रस्टी हंट को बुलाओ और कहो कि कैथरीन पर नजर रखे। कोई गलती बर्दाश्त नहीं होगी। उसे मालूम था कि संभावना बेहद कम है, फिर भी उसके दिल में बेचैनी थी। बस आधा महीना बचा था और वह किसी तरह की गड़बड़ी नहीं चाहता था। आधे महीने बाद वह सबको दिखा देगा कि स्वॉन्स का असली मालिक कौन है। कैथरीन जैसे ही स्टडी से बाहर आई, उसने हॉलवे के मोड़ पर ऑड्री को देखा, जिसकी पीठ उसकी तरफ थी। ऑड्री के शरीर की हलचल से ही लग रहा था कि वो काफी घबराई हुई है। कैथरीन आगे बढ़ी और आवाज देने ही वाली थी कि अचानक ऑड्री पलट गई। कैथरीन को अचानक देखकर ऑड्री चौंक गई और पल भर के लिए ठिठक गई। कुछ सेकंड बाद होश में आते ही वो सीधे कैथरीन की तरफ दौड़ी और उसकी बांह पकड़ ली। उसने उसे ऊपर नीचे देखते हुए घबराए आवाज में कहा, कैथी, तुम ठीक तो हो ना? क्या पापा ने तुम्हें हाथ लगाया? कैथरीन कुछ पल के लिए खाली सी निगाहों से ऑड्री की आंखों में देखती रही। उसकी खामोशी और खोई नजरें देखकर ऑड्री घबरा गई और जल्दी से बोली, अरे बाप रे, तुम बोल क्यों नहीं रही? तुम मुझे बहुत डरा रही हो, पता है। कैथरीन होश में आई और ध्यान लौटाया। वो ऑड्री को गर्मजोशी भरी नजरों से देख रही थी और मन ही मन कई बातें सोच रही थी। मैं ठीक हूँ, चलो तुम्हारे घर पर बात करेंगे। सच में ठीक हो? मुझे तो अंदर से चीजें टूटने की आवाज सुनाई दी थी, ऑड्री ने अब भी चिंता जताई। कैथरीन ने गंभीरता से उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं सच में ठीक हूँ। पापा ने मुझे नहीं मारा, उन्होंने सिर्फ स्टडी में चीजें फेंकी। कई बार तसल्ली दिलाने के बाद ही ऑड्री ने चैन की सांस ली। चलो अच्छा हुआ उन्होंने तुम्हें नहीं मारा। तोड़ने की आदत है तो तोड़ने दो। स्वॉन्स के पास पैसा बहुत है, उनके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं। चूंकि तुम ठीक हो तो चलो चलते हैं, वरना कोई फिर से पागल होकर तुम्हें निशाना बनाएगा। ऑड्री बोली। कैथरीन को ले जाने के बाद ऑड्री ने लियाना से सब हाल जाना। लियाना के मुताबिक कैथरीन ने वेल्स को नाराज कर दिया था, इसलिए कॉबन ने उसे सबक सिखाने और वेल्स को समझाने का सोचा। ऑड्री तो कैथरीन को अच्छी तरह जानती थी। कैथरीन हमेशा शांत रहती थी और बेवजह झगड़े से बचती थी। जरूर उस वेल्स के लड़के ने ही उसे उकसाया होगा, और ऊपर से उल्टा रो रहा है। ऑड्री ने मन ही मन कहा। वह जानती थी कि कैथरीन की इसमें कोई गलती नहीं, लेकिन अपने पिता के स्वभाव से भी वाकिफ थी। अगर लियाना भी होती तो पापा परवाह नहीं करते। कैथरीन की तो बात ही छोड़ो, जिसे बचपन से ही कभी चाहा नहीं गया। वेल्स के साथ मामला जुड़ा है तो ये दोनों परिवारों के फायदे का सवाल है। ऐसे में पापा बिना हिचके कैथरीन की बलि दे देंगे, ऑड्री ने सोचा। इसी वजह से वह इतनी चिंतित थी। अब जब कैथरीन सही सलामत बाहर आ गई, ऑड्री का दिल भी शांत हो गया। गाड़ी में बैठते समय ऑड्री बार बार कैथरीन को सीट बेल्ट लगाने की याद दिला रही थी।
ये देख कैथरीन हंसे बिना न रह सकी। वाह ऑड्री, तुम तो बिल्कुल बेबीसिटर जैसी हो। ये सुनकर ऑड्री ने नकली गुस्से से कैथरीन को घूरा और बॉस जैसा रूप धारण कर लिया। मिस, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी बहन का मजाक उड़ाने की? मानो या ना मानो, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी और तुम रोती रह जाओगी। कैथरीन ने डरने का नाटक करते हुए हाथ उठा दिए। ऑड्री ने संतुष्ट होकर हाथ खींच लिया और दोनों बहनें हंसी खुशी स्वॉन्स से बाहर निकल गईं। जैसे ही वे दूर निकल गईं, कोने में सब देख रही लियाना बाहर आई। उसने उस दिशा में ठंडी नजरों से देखा जहां कैथरीन और ऑड्री जा रही थीं। उसकी आंखों में गहरी नफरत झलक रही थी। मेरे सामने बहनापा दिखा रही हैं। क्या सच में सोचती हैं कि मैं जलूंगी? हास्यास्पद है। दो दयनीय लोग एक दूसरे को ढांढस बंधा रहे हैं। मुझे जरा भी परवाह नहीं, उसने मन ही मन कहा। ऑड्री के अपार्टमेंट पर जैसे ही कैथरीन पहुंची, वह सीधे अंदर चली गई। ऑड्री उसके पीछे पीछे भागती हुई बोली, आज रात क्या खाएंगे? बाहर चले या ऑर्डर करूं? कैथरीन ने बेपरवाही से कहा, कुछ भी, मुझे फर्क नहीं। फिर बोली, मैं अंदर होमवर्क कर रही हूँ, बाद में बुलाना। दरवाज़ा बंद होते ही ऑड्री को एहसास हुआ, आज कैथरीन इतनी पढ़ाई क्यों कर रही है? वो तो किताबें भी साथ लाना भूल जाती है। लेकिन उसने इस पर ध्यान नहीं दिया। उसका पूरा ध्यान अब डिनर पर था। वो खाना बनाना चाहती थी, मगर अपने पकवानों पर भरोसा नहीं था। कैथरीन का पेट खराब न हो, इसलिए उसने डिलीवरी ऑर्डर कर दिया। कैथरीन कमरे में दाखिल हुई और बहाना बनाया कि उसे अपना होमवर्क करना है। लेकिन ये बस ऑड्री को धोखा देने का एक बहाना था। असल में उसे बेस के काम संभालने थे। उनकी ऑर्गेनाइजेशन हैकर अलायंस पर साइबर हमलों की बौछार हो रही थी। और ये हमला सिर्फ किसी एक टॉप हैकर का नहीं था, बल्कि हैकरों की एक पूरी टीम उन पर अटैक कर रही थी। दोपहर तक कैथरीन ने सारी तैयारी कर ली थी और आज रात उन हैकरों का बच निकलना नामुमकिन था। तभी रोनन ने वीडियो कॉल शुरू किया ताकि कैथरीन से रियल टाइम बात कर सके। बॉस, वो लफंगे लोग आ गए। कैथरीन ने कंप्यूटर स्क्रीन की ओर नज़र डाली तो देखा कि लाल हमले के पॉइंट्स की बाढ़ बेस के फायरवॉल पर लगातार वार कर रही थी। पहली वेव का अटैक उतना खतरनाक नहीं था, बल्कि जैसे कोई टटोलकर उनकी सीमा परख रहा हो। वो लोग धीरे धीरे कैथरीन की लिमिट तक पहुंच रहे थे, लगातार उसकी जांच पड़ताल करते हुए। रोनन जोश में कीबोर्ड पर टाइप करता हुआ सामने वाले से भिड़ गया। वो बिल्कुल बिल्ली की तरह था, जो चूहे का लगातार पीछा करती है। उसके गोरे और मासूम से चेहरे पर शरारती मुस्कान थी और उसकी साफ आंखों में जोश और रोमांच की चमक थी। बॉस, ये लोग तो बिल्कुल बेकार हैं। देखिए, मुझे पकड़ भी नहीं पा रहे, और ये आपको चुनौती देने चले हैं। वो फ्रंटलाइन पर था। अगर हमलावर रोनन को भी पार नहीं कर पाए, तो कैथरीन तक पहुंचने की तो बात ही नहीं थी। कैथरीन एक और झुककर स्क्रीन पर देख रही थी। उसका चेहरा बेहद खूबसूरत लग रहा था। उसने बस इतना कहा, रोनन, इसे हल्के में मत लेना। उसने और कुछ नहीं कहा, बस याद दिलाया। रोनन हंसते हुए बोला, बॉस, चिंता मत कीजिए, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। कैथरीन ने उसे और ध्यान नहीं दिया। तभी बाहर से खुशबू आई तो उसने कंप्यूटर साइड में रखकर उठना ठीक समझा। रोनन तुरंत चिल्लाया, बॉस, आप जा रही हैं। अब मुझे नहीं चाहिए। कैथरीन बिना मुड़े बस एक शब्द छोड़ गई, खाना। ओह, रोनन ने उदासी से कहा, मगर रोकने की हिम्मत नहीं की। उसने बस मासूमियत से कहा, बॉस, जाए, मैं यहाँ संभाल लूंगा। कैथरीन का अक्स वहाँ से गायब हो चुका था। उसने सोचा था ऑड्री हल्के खाने का ऑर्डर करेगी, लेकिन सामने टेबल पर लाल मिर्ची वाली डिश देखकर हैरान रह गई। बफलो विंग्स, कैथरीन ने सहजता से पूछा। ऑड्री ने खुश होकर कहा, कैथी, तुम्हारी नाक कमाल की है। सिर्फ खुशबू से पहचान ली। तुम वाकई अद्भुत हो। ऑड्री की इतनी तारीफ सुनकर कैथरीन पल भर के लिए हैरान रह गई। उसने टेबल पर रखी डिश पर भौहें चढ़ाईं और मन ही मन सोचा, ऐसी चीज जो पहली नज़र में दिख जाए
क्या उस पर इतना डींग मारने लायक है? ऑड्री को कैथरीन की नज़र पड़ी तो उसे एहसास हुआ कि उसने शायद ज्यादा बोल दिया। उसने झेपते हुए मुस्कुराया और उसकी नज़र से नज़रें चुराईं, क्योंकि कैथरीन की नज़र हमेशा उसे बेवकूफ़ सी महसूस कराती थी। ऑड्री ने जल्दी से माहौल बदलते हुए कहा, चलो गर्म गर्म खा लेते हैं। मुझे ये रेस्टोरेंट अचानक मिला था, टेस्ट बहुत बढ़िया है। मैं काफ़ी समय से चाह रही थी कि तुम्हें वहाँ ले जाऊं, पर मौका नहीं मिला। आज सही टाइम है। कैथरीन ने ऑड्री की इस छुपी हुई चाल को नज़रअंदाज किया और चुपचाप खाना शुरू किया। न्यू ऑर्लिन्स चिकन विंग्स का स्वाद बफलो विंग्स से अलग था। पहला मीठा और मसालेदार होता है, जबकि दूसरा चटपटा। कैथरीन जैसी स्पाइसी फूड लवर के लिए कोई भी मसालेदार डिश काफ़ी थी। ऑड्री ने उसे टोकते हुए कहा, कैथी, जल्दी खाओ। कैथरीन ने स्टेक चखा। वो चुपचाप खाती रही, तो ऑड्री बेचैन हो गई। कैथी, अच्छा है न? क्यों कुछ कह नहीं रही? कैथरीन ने भान उठाए और ऑड्री को देखा। अगर मुझे अच्छा नहीं लगता तो क्या मैं खाती? उसके लिए चीज़ें सिर्फ दो थीं, पसंद और नापसंद। जबरदस्ती या समझौते की कोई जगह नहीं थी। ऑड्री उसकी बात सुनकर मुस्कुराई और बोली, बिल्कुल सही कहा तुमने। ऑड्री को बातें करना पसंद था। वो खाने के दौरान लगातार कैथरीन से बातचीत करती रही। मुझे लगता है ये रेस्टोरेंट सच में अच्छा है। हाँ, पैक करवाने से स्वाद थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन मैं खुद जाकर पैक करवाती हूँ। इसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी तुमने हाल ही में कम खाना शुरू कर दिया था, तो मैंने सोचा खुद जाकर लाऊं। कैथरीन ने हैरानी से पैकिंग पर लिखा एड्रेस देखा। वो जगह लगभग 6 मील दूर थी और ऑफिस से निकलने का पीक टाइम चल रहा था। वहां से आना जाना आधे घंटे से कम में मुमकिन नहीं था। उसने मन ही मन सोचा, इसलिए वो इतनी देर से लौटी थी। वो मेरी भूख की कमी को नोटिस भी कर रही थी और खुद इतनी दूर गई, सिर्फ इसलिए कि मैं थोड़ा ज्यादा खा लूं। इस बार कैथरीन ने काफी खाया। वो थोड़ी खुश हुई और उसने खुद को ढीला छोड़ दिया। खाने के बाद वो टेबल साफ करने लगी, तो ऑड्री ने तुरंत कहा, तुम छोड़ दो, मैं कर लूंगी। तुम्हें होमवर्क करना है न? जाओ। कैथरीन मना करने ही वाली थी कि तभी उसकी जेब में रखा फ़ोन 2 बार वाइब्रेट हुआ। वो तुरंत रुक गई और कमरे की ओर चली गई। ऑड्री ने खाली बॉक्स देखकर मुस्कुराते हुए सोचा, कैथरीन ने इतना खाया, मेरी मेहनत बेकार नहीं गई। उसके दिल में ख्याल आया, वो बाहर से ठंडी लगती है, पर अंदर से उसका दिल बहुत गर्म और नेक है। बस अफसोस है कि बचपन से ही उसे इतने दुख सहने पड़े। वो मेरी बहन है। ये सोचकर ऑड्री ने तय किया कि वो कैथरीन को और ज्यादा अपनापन देगी, ताकि उसे परिवार की गर्माहट महसूस हो। कैथरीन जब दोबारा कंप्यूटर पर लौटी, तो रोनन की घबराई आवाज सुनाई दी, बॉस आप आ गईं। मैं तो पिट गया, जल्दी मदद कीजिए। कैथरीन के शांत चेहरे को देखकर रोनन फिर बोला, सच में, मैं लिमिट पर हूँ। कैथरीन ने उसे हल्की हंसी के साथ देखा और कहा, अरे तुमने तो कहा था सब संभाल लोगे। रोनन को अपनी डींगे याद आ गईं और मन किया खुद को थप्पड़ मार ले। उसे उम्मीद नहीं थी कि सामने वाले हैकर इतने खतरनाक होंगे। कैथरीन ने वक्त बर्बाद नहीं किया और कंप्यूटर ऑन करके खुद जंग में कूद गई। मेरे लोगों से पंगा, मेरे नेटवर्क को चुनौती। अब आए हो तो भागने का सपना भी मत देखना। डंकन्स के स्टडी रूम में पैक्सटन जल्दी से अपना लैपटॉप लेकर आया और ब्रैंडन के सामने रख दिया। मिस्टर डंकन, अब हम और देर तक टिक नहीं पाएंगे। पैक्सटन की बात सुनकर ब्रैंडन कुछ हैरान रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी हैकर टीम भी हार का सामना कर सकती है। ये टीम उसने खुद बनाई थी और कड़ी ट्रेनिंग से गुजरी थी। इसे आज तक कभी कोई हरा नहीं पाया था। उसने ये टीम पैक्सटन को सौंपी थी, जो खुद भी एक बेहतरीन कंप्यूटर एक्सपर्ट था और जिसने कभी गलती नहीं की थी। हालांकि ब्रैंडन जानता था कि हैकर अलायंस का फायरवॉल तोड़ना आसान नहीं होगा, लेकिन इतनी जल्दी ट्रेस कर लिया जाएगा, ये उसने सोचा भी नहीं था। उसकी गहरी काली आंखें कंप्यूटर स्क्रीन पर टिकी थीं और वह डेटा की हर हलचल को ध्यान से देख रहा था।
सिर से पांव तक उसके हावभाव में कोई बदलाव नहीं था, लेकिन उसकी मौजूदगी से इतनी तीव्र आभा निकल रही थी कि कोई उसकी नज़रों से मिलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। क्या चल रहा है? ब्रैंडन की ठंडी आवाज़ ने पैक्सटन को चौंका दिया। वह तुरंत वास्तविकता में लौटा और रिपोर्ट दी। सर, ये हमारी लापरवाही थी। हमने सोचा भी नहीं था कि सामने वाले शुरू से ही एंटी ट्रैकिंग ट्रैप्स लगाए होंगे। हमारी सारी आईडीएस इंटरसेप्ट हो गई हैं और उन्होंने हमारा लोकेशन भी ढूंढ लिया है। पैक्सटन शर्म से सिर झुका बैठा था। उसे लगा कि जिंदगी में कभी इतना अपमानित नहीं हुआ। ब्रैंडन का सामना करने की भी हिम्मत नहीं रही, लेकिन ब्रैंडन ने अपने रहस्यमयी और शाही अंदाज में उसे डांटा नहीं। हम जीत रहे थे, लेकिन 5 मिनट पहले अचानक सामने वाले ने किसी और को बदल दिया। पहले हमें लगा वही व्यक्ति है, पर अगले ही पल समझ आ गया कि यह कोई और है। और यह इंसान बेहद ताकतवर है। पैक्सटन बोल रहा था और ब्रैंडन की पतली उंगलियां पहले ही कीबोर्ड पर दौड़ने लगी थीं। बड़ी स्क्रीन पर तेजी से कोड स्क्रॉल हो रहे थे। एक ऑर्डिनरी इंसान इतनी स्पीड पकड़ ही नहीं सकता था। टॉप हैकर्स को न केवल वह कोड याद रखना पड़ता है, बल्कि तुरंत समझना भी होता है। साथ ही छुपे हुए बग्स पकड़ना और लोकेशन ट्रेस करना भी जरूरी होता है। ये खेल ऐसा था जहां एक सेकंड की देरी भी हार का कारण बन सकती थी। रोनन अब रिप्लेस होकर कैथरीन के पास बैठा था और वो उसके लिए छोटे मोटे बग्स ठीक कर रहा था। सामने वाले एक टीम थे और मेरी बॉस अकेली थी। रोनन मन ही मन कैथरीन की ग्रेटनेस पर इतराने ही वाला था कि अचानक सामने वाले ने बहुत ताकत झोंक दी। उसकी आंखें फैल गईं और वह चिल्ला उठा, व्हाट द फक? बॉस, ये आदमी नशे में है क्या? अचानक इतना अग्रेसिव कैसे हो गया? कैथरीन ने आंखें घुमाई और ताना मारते हुए बोली, तुम्हें ये भी नहीं दिख रहा कि वहां कोई और रिप्लेस हो चुका है? कोई और? रोनन अवाक रह गया। इतना ताकतवर इंसान जो हमें टक्कर दे सके, ये तो कमाल है। रोनन का हाल देखकर कैथरीन बिल्कुल शांत रही। उसकी खूबसूरत बड़ी आंखों में हल्की सी शरारत और उत्साह झलक रहा था। आखिर कोई काबिल इंसान मिला, अब मजा आएगा, उसने सोचा। आखिरी 10 मिनटों में निर्णायक नतीजा जरूर आने वाला था। रोनन की सांसें अटक गईं। उसने बरसों से ऐसा तनाव महसूस नहीं किया था। अब उसे पक्का यकीन भी नहीं था कि उसकी बॉस जीत पाएगी। काउंटडाउन शुरू हुआ। 3। रोनन ने डर से आंखें बंद कर लीं। काफी देर बाद आंख खोली तो स्क्रीन काली पड़ चुकी थी। वह तुरंत कैथरीन से बोला, बॉस, नतीजा क्या हुआ? कैथरीन ने उसे घूरा और बोली, इट्स अ टाई। रोनन के मुंह से निकला, व्हाट? टाई? कोई तुम्हें टक्कर देकर बराबरी कर गया? बॉस, क्या वाकई इस दुनिया में इतना ताकतवर इंसान है? कैथरीन शांत रही, पानी पिया और बोली, हाँ, काफी इम्प्रेसिव स्ट्रेंथ है। वह जानती थी कि अगर सामने वाला पहले से तैयार होता तो शायद वह भी जीत ना पाती। अब उसे एहसास हुआ कि 3 साल पहले लिखा गया उसका प्रोग्राम अपडेट करने का समय आ चुका है। रोनन अब भी सदमे में था। कैथरीन ने उसकी शक्ल पर ध्यान नहीं दिया और वीडियो कॉल डिस्कनेक्ट करके आराम करने चली गई। दूसरी ओर डंकन्स के स्टडी रूम में पैक्सटन अब भी शौक में स्क्रीन देख रहा था। मिस्टर डंकन, क्या यह इंसान कोई भगवान है? इतना ताकतवर? पैक्सटन के लिए ब्रैंडन पहले से ही एक देवता जैसा था। ब्रैंडन की गहरी नज़रें स्क्रीन पर जमी थीं। वो हर स्टेप को बार बार सोच रहा था। आखिर उसने ठंडे स्वर में कहा, इन्वेस्टिगेशन करो, मैं इस इंसान की पूरी जानकारी चाहता हूँ। पैक्सटन तुरंत बोला, जी, मैं अभी करता हूँ। अगले दिन जब कैथरीन स्कूल पहुंची तो पूरी ग्रेड हैरान रह गई। क्या उसने स्टूडेंट यूनियन को नाराज नहीं किया था? फिर भी वो यहाँ पढ़ाई कैसे कर सकती है? कौन जाने, शायद वो अपना सामान पैक करने आई हो। कल कैथरीन ने लोगों के एक ग्रुप के साथ स्टूडेंट यूनियन का सामना किया था और पूरे स्टूडेंट यूनियन की शिकायत कर दी थी। ओह माय गॉड, इस खबर को जानने वाले सारे छात्र दंग रह गए। ये तो स्टूडेंट यूनियन है। सबके मन में यही ख्याल आया। इसके अंदर के हर डिपार्टमेंट का चेयर सिर्फ नाम का चेयर नहीं था, बल्कि उनके पास असली पावर और इन्फ्लुएंस था।
यह एक प्रतिष्ठित स्कूल था जहां हर स्टूडेंट अमीर बैकग्राउंड से आता था। जो भी स्टूडेंट यूनियन में शामिल होकर डिपार्टमेंट चेयर बनते, वे बड़े बड़े फाइनेंशियल कॉन्ग्लोमरेट परिवारों से आते थे। ये वाकई हैरान कर देने वाली बात थी कि कैथरीन ने इतने पावरफुल स्टूडेंट यूनियन को अकेले ही चुनौती दी और फिर भी अगले दिन स्कूल में सुरक्षित पहुंची। सबकी निगाहें कैथरीन पर थीं, लेकिन कोई भी खुलकर उसे घूरने की हिम्मत नहीं कर रहा था। भले ही किसी ने उसे गुस्से में कभी न देखा हो, कैथरीन का आभामंडल ही इतना दबदबा वाला और ठंडा था कि लोग उसके पास जाने से कतराते थे। वह जैसे ऊंचे पहाड़ की ठंडी रोशनी थी जिसे बस दूर से सराहा जा सकता था, लेकिन छूने की हिम्मत कोई न करता। और ऊपर से कैथरीन के साथ दो गार्जियन भी थे। एक था ब्रायन, स्कूल का कुख्यात और डरावना गुंडा, और दूसरा था नया उभरता हुआ जीनियस फ्रेशमैन, रोनन ओकोना। ब्रायन जैसे लड़के के साथ बराबरी से खड़ा होना और उसका शिकार न बनना आसान नहीं था। रोनन कोई साधारण कैरेक्टर नहीं था। इन दोनों की प्रोटेक्शन के साथ कैथरीन से बाकी स्टूडेंट्स डरते थे। कैथरीन जैसे ही अपनी सीट पर बैठी, रोनन ने खुद पहल करते हुए उसे न्यूट्रिशियस, हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट दिया। खाना काफी ज्यादा था और पूरी टेबल भर गई। ये देखकर ब्रायन की गर्दन कस गई और उसने मजाक उड़ाते हुए कहा, रोनन, तुम सुअरों को खिला रहे हो क्या? इतना सारा सामान। रोनन ने ब्रायन की तरफ नफरत से आंखें घुमाईं और बोला, तुम क्या जानो, बॉस अभी भी ग्रो कर रही हैं, उन्हें ज्यादा पोषण की जरूरत है। उसने मन ही मन सोचा, बॉस ने कल रात बहुत कठिन लड़ाई लड़ी थी। आज थोड़ा हाई प्रोटीन रिप्लेनिशमेंट लेना गलत है क्या? कल रात की वो महाकाव्य लड़ाई हैकर फोरम में लगातार चर्चा का विषय थी और पिछले एक दशक की सबसे रोमांचक बैटल बताई जा रही थी। यह एक असाधारण कंप्यूटर अटैक डिफेंस वॉर थी। रोनन की नज़र में आज कैथरीन और भी महान लग रही थी। बॉस सचमुच हर चीज में बेस्ट हैं, जिन्हें देखकर लोग सिर्फ तारीफ ही कर सकते हैं। अभी भी ग्रो कर रही है, ब्रायन ने सोचा। उसने रोनन की बात सुनकर कैथरीन को तिरछी नज़र से देखा। उसकी निगाहें धीरे धीरे कैथरीन की गर्दन से नीचे खिसक गईं। उसका लंबा और सुडौल शरीर, भरा पूरा फिर भी एलिगेंट, वो सचमुच परफेक्ट और बेदाग था। सिर्फ एक झलक में ही ब्रायन का पूरा शरीर तन गया। उसने लापरवाही से टेबल पर रखी बोतल उठाए और गर्मी कम करने के लिए पानी पीने की कोशिश की, लेकिन वह भूल गया कि बोतल में पानी उसने स्कूल आते वक्त ही डाला था, वह अभी भी गर्म था। ब्रायन ने बिना सोचे एक बड़ा घूंट ले लिया और लगभग मुंह जला लिया। उसके मुंह से आवाज निकल गई, पानी हर जगह छिटक गया। तुरंत ही क्लास 8 सन्नाटे में डूब गई। ध्यान देने वाली बात ये थी कि ब्रायन हमेशा खुद को एक जेंटलमैन की तरह पेश करता था, लेकिन आज वह बहुत ही बेवकूफ लग रहा था। बाकी क्लासमेट्स की बात तो छोड़ो, कैथरीन तक ने चौंककर अपना फोक रोक दिया और उलझन में ब्रायन की तरफ देखा। सबसे पहले रिएक्ट किया रोनन ने। उसका चेहरा गुस्से से मरोड़ गया। कमाल है ब्रायन, तुम कितने गंदे हो, बड़े होकर भी पानी पीना नहीं आता, हर जगह पानी छिड़क दिया, अब बॉस कैसे खाएंगी? उस पर रोनन औरतों से भी ज्यादा चिड़चिड़ा हो गया था। उसकी गालियां मशीन गन जैसी बरस रही थीं। ब्रायन के चेहरे पर भले ही शांति हो, लेकिन उसके लाल कान उसका असली हाल बता रहे थे। उसे रोनन की गालियों से कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन कैथरीन के सामने शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। उसने सच्चाई से कैथरीन की ओर झुककर कहा, बॉस, सॉरी, मेरा मतलब ऐसा करने का नहीं था। कैथरीन ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। रोनन ने इतना सारा खाना लाया था कि उसने पहले ही काफी खा लिया था। उसने रोनन से कहा, तुम्हारे पास आइस क्यूब्स हैं, उसे दे दो। मुंह जलने की समस्या बड़ी हो सकती थी। अगर इलाज न किया गया तो दर्दनाक छाले हो सकते थे। रोनन के पास सचमुच आइस क्यूब्स थे। वह तो कैथरीन को ठंडी कोक पिलाने के लिए एक छोटा फ्रिज तक लाया था। मन न होते हुए भी रोनन ने ब्रायन को आइस क्यूब्स का ग्लास दिया। ब्रायन ने खुशी से स्वीकार किया। थैंक यू बॉस, उसने मन ही मन सोचा। बॉस की फेवर पाना सचमुच बहुत अच्छा लगता है, भले ही थोड़ा शर्मनाक हो। जैसे ही ये ड्रामा खत्म हुआ,
क्लास मॉनिटर जॉर्ज ड्रैक्स अचानक क्लास में घुसा और जोर से चिल्लाया, बड़ी खबर, इतिहास की सबसे बड़ी खबर। गॉड, कैथरीन वाकई कमाल है, मैं तुम्हें बताता हूँ। लेकिन जैसे ही उसने देखा कि कैथरीन आराम से अपनी चेयर पर टिककर बैठी है और उसके पास ब्रायन मुंह में कुछ दबाए मजाकिया लग रहा है, वह चौंक गया। उसके मुंह से अनायास निकल गया, कैथरीन, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई आज? और वहीं खड़ा रह गया, जैसे लकवाग्रस्त हो गया हो। सुबह सुबह ऑड्री ने जिद करके कैथरीन को स्कूल छोड़ दिया था। कैथरीन तो हमेशा आखिरी मिनट पर पहुंचती थी, इसलिए आज सचमुच पहले आ गई थी। जॉर्ज ने जल्दीबाजी में यह मान लिया था कि कैथरीन क्लास से गायब है। बाकी स्टूडेंट्स जॉर्ज की तरफ ध्यान लगाए बैठे थे, बड़ी खबर जानने के लिए बेकरार। लेकिन कैथरीन के दबदबे के डर से कोई पूछने की हिम्मत नहीं कर रहा था। कैथरीन ने अपनी पोजीशन एडजस्ट की, लंबे पैर टेबल पर टिकाए और आराम से बैठ गई। फिर उसने जॉर्ज की तरफ शांत नजरों से देखा। कैथरीन को लगा कि कहीं वह उसे डरा न दे। जॉर्ज, जब खबर इतनी बड़ी है तो टाइम क्यों खराब कर रहे हो? जल्दी बताओ। जॉर्ज का चेहरा हताशा से भर गया, जैसे रोने वाला हो। उसने सोचा, मेरे साथ ही इतना दुर्भाग्य क्यों होता है? कैथरीन, मैं। जॉर्ज की हिचकिचाहट देखकर रोनन अधीर हो गया। उसने सिर हिलाया और चिल्लाया, टाइम खराब मत करो, बॉस ने कहा है बोलो तो बोलो। उसकी ठंडी आवाज ने जॉर्ज को लगभग घुटनों पर ला दिया। वह धीरे से बोला, वो स्टूडेंट यूनियन वाले। कैथरीन उसकी हिचकिचाहट देखकर परेशान हो गई। सीधे बोलो, डरने की जरूरत नहीं, कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। कैथरीन हमेशा अपनी बात की पक्की रही थी। उसकी इस आश्वासन से जॉर्ज का आत्मविश्वास तुरंत दोगुना हो गया। ये मामला स्टूडेंट यूनियन से जुड़ा है। स्टूडेंट यूनियन का चेयरमैन, नैश वाले, ने आज खुद ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया और एलेना ली को स्टूडेंट यूनियन से बर्खास्त कर दिया गया। बात कहने के बाद जॉर्ज ने सबको गौर से देखा और पूछा, ये तो बड़ा मामला माना जाएगा, है ना? भीड़ ने अनजाने में ही सिर हिला दिया। ये खबर सबके लिए वाकई चौंकाने वाली थी। कई लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि कैथरीन को स्टूडेंट यूनियन द्वारा बहिष्कृत कर दिया जाएगा और उसे पूंजीपतियों के सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा। पर नतीजा उल्टा निकला। स्टूडेंट यूनियन के बड़े लोग ही मुसीबत में फंस गए, कैथरीन नहीं। ऐसे में कौन चौंकता नहीं? सभी निगाहें कैथरीन पर टिक गईं, जैसे वह कोई अजीब प्राणी हो। ये कैथरीन कौन है? इतनी ताकतवर कैसे हो सकती है? जबकि नैश को पहले से ही बड़ा खिलाड़ी माना जाता है, तो फिर कैथरीन उससे भी कहीं बड़ी ताकत है, छात्रों ने मन ही मन सोचा। ये खबर सुनकर रोनन भी हैरान रह गया। वो उत्साहित होकर कैथरीन की तरफ देखने लगा। बॉस, क्या ये सच में इतना आसान था? नैश ने तो खुद इस्तीफा दे दिया और एलेना ली को ही सजा मिली। क्या ये सजा बहुत हल्की नहीं है? क्यों न हम उन बुजुर्ग लोगों पर और दबाव डालें और उनसे पूरा स्टूडेंट यूनियन ही भंग करवा दें? जरूरत नहीं, कैथरीन ने सख्ती से मना कर दिया। क्योंकि वेल्स ने सफाई दी है और मेरा कॉबन से सौदा हो चुका है, तो मामला यहीं रुकना चाहिए, उसने मन ही मन सोचा। पास बैठे ब्रायन ने ध्यान से सुना और रोनन को घूरते हुए सोचा, ये आदमी इतनी आसानी से बढ़ चढ़कर बातें कैसे कर सकता है? सब जानते हैं कि स्टूडेंट यूनियन के हर सदस्य का बैकग्राउंड बहुत बड़ा है। उनमें से किसी एक पर वार करना आसान है, लेकिन सबको एक साथ गिराना सिर्फ बातों से संभव नहीं। अगर मैं डंकन से भी मदद मांगूं तो भी मुश्किल होगी। रोनन इसे इतना आसान कैसे बता रहा है? ऐसा असर डालने के लिए तो कम से कम अंकल ब्रैंडन का हस्तक्षेप जरूरी होगा। क्या अंकल ब्रैंडन को इस मामले के बारे में पता है? ब्रायन ने सोचा और कैथरीन से जिज्ञासापूर्वक पूछा, क्या अंकल ब्रैंडन को इसके बारे में पता है? कैथरीन ने उसे हैरानी से देखा, समझ नहीं पाई कि उसने ऐसा क्यों पूछा। किस बारे में पता है? ये सुनकर ब्रायन समझ गया कि बॉस ने शायद अपने अंकल को कुछ नहीं बताया। कुछ नहीं, उसने जवाब दिया। बॉस का यही अंदाज है। वो इतनी सक्षम है कि बिना किसी पर निर्भर हुए सब कुछ अकेले संभाल सकती है, ब्रायन ने मन ही मन सोचा।
कक्षा के कोने में बैठी लियाना पर किसी का ध्यान नहीं गया। उसका चेहरा धीरे धीरे पीला पड़ रहा था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा नतीजा निकलेगा। उसने समझा था कि जब नैश अपने पिता को लेकर स्वॉन्स के पास आया था तो कैथरीन अब बड़ी मुसीबत में फंस जाएगी। भले ही कैथरीन को कड़ी सजा न मिले या गांव वापस न भेजा जाए, कम से कम उसे स्कूल से निकालकर कहीं और पढ़ाई करनी पड़ेगी। लेकिन नतीजा इसके बिल्कुल उलट निकला। नैश और एलेना ही फंस गए। नैश का स्वेच्छा से इस्तीफा देना कम से कम इस बात का सबूत था कि वेल्स इसमें शामिल थे। फिर भी इस अंजाम ने लियाना को उलझन में डाल दिया। क्या ब्रैंडन ने कैथरीन की मदद की होगी? उसने मन ही मन सोचा और गुस्से से भर गई। चाहे जितना भी सोचा, उसे यही एक जवाब मिला, पर यही सोच उसे और ज्यादा क्रोधित कर गई। आखिर कैथरीन को ब्रैंडन की नज़र क्यों मिली? उसमें ऐसा क्या खास है? वो तो बस एक अभागी है जिसे कोई नहीं चाहता। फिर क्यों उसे इतना अच्छा बर्ताव मिल रहा है? मैं चुप नहीं बैठूंगी। मैं उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। वादा है। लियाना क्लासरूम से निकलकर एलेना के पास पहुंची, सच जानने के लिए। लियाना को देखते ही एलेना गुस्से से उसकी ओर झपटी, उसका हाथ पकड़कर चिल्लाई, लियाना स्वॉन, तुझमें हिम्मत कैसे हुई मुझसे मिलने की? तूने मुझे इतनी तकलीफ दी, फिर भी मुझसे मिलने की हिम्मत रखती है। लियाना ने मासूमियत से भरा चेहरा बनाया। उसका रंग फीका पड़ गया था और वो डरी सहमी खरगोश जैसी लग रही थी। एलेना, मुझे पता है तुम उदास हो। ये मेरी गलती है कि मैं तुम्हारा बोझ नहीं बांध सकी। चलो, कहीं शांति से बैठकर बात करते हैं। लियाना ने मासूम बनने का नाटक किया और एलेना से आंखों ही आंखों में इशारा किया। आसपास खड़े लोग कानाफूसी करने लगे। उन्हें लगा एलेना पागल हो गई है। उनकी नज़र में लियाना इतनी नाजुक थी कि जरा सी हवा से उड़ जाएगी, जबकि एलेना उसे पागलों की तरह सताती हुई दिख रही थी। एलेना के गुस्से को देख सबको डर लग रहा था। शायद आसपास के लोगों की आलोचना को भांपकर एलेना ने तय किया कि लियाना से अलग जाकर साफ साफ बात करनी होगी। उसने गुस्से में लियाना को घूरा और बोली, ठीक है, चल छत पर चलते हैं। आज तुझे सब कुछ साफ साफ बताना ही होगा। लियाना ने सीधा सिर हिलाया। एलेना, जब तक तुम शांति से रहोगी, मुझे कोई आपत्ति नहीं। जैसे ही एलेना ने लियाना को खींचते हुए ले गई, सब लोग लियाना के लिए चिंतित हो गए। बेचारी लियाना बहुत बुरे हालात झेल रही है। छत पर पहुंचते ही एलेना ने उसे अंदर धकेला और दरवाज़ा बंद कर दिया। एलेना ने अपनी पीठ फेर रखी थी और उसे यह नहीं दिखा कि लियाना के चेहरे पर चालाक मुस्कान फैल गई थी। एलेना सिर्फ अपने गुस्से से जल रही थी और अपने लिए न्याय चाहती थी। एलेना ने घूमकर लियाना की ओर देखा और गुस्से में बोली, लियाना, अब यहाँ कोई नहीं है, इसलिए तुझे दिखावा करने की ज़रूरत नहीं। सब कुछ तूने किया है। स्टूडेंट यूनियन का सारा पैसा तूने उड़ा दिया। फिर क्यों मुझे सज़ा मिल रही है? क्या तुझे पता है मुझे एकेडमिक वार्निंग मिली है? असल में नैश ने खुद जिम्मेदारी ली थी। वेल्स की दखलंदाजी में स्कूल ने सबको मौका दिया, लेकिन असली दोषी को छोड़ना संभव नहीं था। असल में लियाना ही सबसे ज्यादा गलत कामों में शामिल थी, लेकिन सारे खाते एलेना के नाम पर थे। नैश की सुरक्षा में लियाना को कोई सजा नहीं मिली, बल्कि एलेना को ही सबका दोष सहना पड़ा। एलेना ने लियाना की ओर उंगली उठाई और गुस्से से बोली, लियाना, अभी मेरे साथ प्रिंसिपल के ऑफिस चल और सब साफ बता दे, वरना मैं। लियाना ने ठंडे लहजे में पूछा, वरना क्या करोगी? एलेना अब भी ऐसे कैसे बर्ताव कर रही है? एलेना का गुस्सा बढ़ गया और वह झपट पड़ी उसे सबक सिखाने के लिए। लेकिन लियाना और तेज निकली। उसने एलेना की कलाई पकड़कर जोर से उसके गाल पर तमाचा जड़ दिया। थप्पड़। एलेना का चेहरा लाल हो गया और लियाना ने उसे डरावनी नजरों से घूरा। एलेना ली, मैं तुझे इज्जत देती हूँ क्योंकि मैं तुझसे डरती नहीं। समझदारी से रह और हकीकत को स्वीकार कर। तू मुझे चुगली करेगी तो सबूत ला। सारा पैसा तेरे अकाउंट में गया है। सारे खरीदारी तेरे कार्ड से हुई है। मेरा उससे कोई लेना देना नहीं।
आखिरकार एलेना को लियाना की असली नीयत समझ आ गई, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। अगर मैं मुसीबत में हूँ तो कोई और खुश नहीं रह सकता। लियाना भी इससे बाहर नहीं रह सकती, उसने मन ही मन कहा। लियाना, तू नीच औरत। एलेना ने कभी सोचा भी नहीं था कि लियाना पलटकर उस पर हाथ उठा देगी। लियाना, आखिरकार तुम्हारा असली चेहरा सामने आ ही गया। तुम बिच हो, मैं तुम्हें मार डालूंगी। ये कहते ही एलेना ने लियाना पर झपट्टा मारा और उसे सबक सिखाने के लिए तैयार हो गई। एलेना को झपटते देख लियाना को लगा कि वह हद से ज्यादा बढ़ रही है। उसके मन में आया, इतनी कमजोर ताकत लेकर मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे कर ली? क्या तुम्हें लगता है मैं किसी अमीर घर की नाजुक लड़की हूँ? अमीर घरानों की सबसे बड़ी चिंता यही होती थी कि उनकी दौलत देखकर लोग उन्हें निशाना बनाएं और कई तरह की त्रासदियां घटित हों। इसी वजह से लियाना के दादाजी ने बचपन से ही उसके लिए नामी गिरामी टीचर बुलाकर घर पर सेल्फ डिफेंस और फाइटिंग की ट्रेनिंग दिलवाई थी। हालांकि वह बहुत बड़ी फाइटर नहीं बनी, लेकिन एलेना जैसी लाचार लड़की से निपटने के लिए ये काफ़ी था। लियाना जैसे ही पलटकर वार करने वाली थी, उसने अचानक पास की खिड़की से कई लोगों को कॉरिडोर की ओर दौड़ते देखा। उसका मुक्का जो आगे बढ़ने वाला था, उसने चुपचाप रोक लिया। इसी बीच एलेना उस पर झपटी और उसे मारने के लिए हाथ उठाने ही वाली थी कि तभी जोरदार धमाके की आवाज आई। लॉक किया हुआ बालकनी दूर लात मारकर तोड़ा गया। स्कूल के बालकनी डोर्स ताला लगने पर भी बहुत मजबूत नहीं होते थे। एलेना इतनी चौंक गई कि वहीं जड़ हो गई और आगे क्या करना है भूल गई। अंदर कई लोग घुसे, सबसे आगे नैश था। अंदर आते ही उन्होंने देखा कि एलेना ने लियाना को दबोच रखा है और लियाना मदद के लिए पुकार रही है। नैश ने शिष्टाचार की परवाह नहीं की, तुरंत आगे बढ़कर एलेना को खींचकर दूर फेंक दिया। एलेना ने होश संभालकर दोबारा आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन नैश के लोग उसे रोक चुके थे। नैश झुककर लियाना को उठाते हुए बोला, लियाना, तुम ठीक हो? लियाना का चेहरा सफ़ेद और डर से भरा हुआ था। उसकी आवाज़ भी कांप रही थी। नैश, एलेना को दोष मत दो, वो बस गुस्से में थी। मैं ठीक हूँ। नैश की आंखों में तकलीफ थी, उसका माथा तना और गुस्से से बोला, लियाना, अब बहुत हुआ। उसके लिए मत बोलो, वो सचमुच सुधरने वाली नहीं है। तुमने उसके लिए इतना किया और वो तुम्हारे साथ ऐसा कर रही है। एलेना छटपटा रही थी, उसकी आंखों में लियाना के लिए आग थी। तभी उसे समझ आया, असल में वह तो मूर्ख थी, लियाना का मोहरा बन चुकी थी। एलेना, तुम सचमुच बहुत अच्छी एक्ट्रेस हो। इतनी अच्छी एक्टिंग कर सकती हो तो फिल्मों में क्यों नहीं जाती? तुम्हारी एक्टिंग स्किल्स से तुम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेस बन सकती हो। लियाना नैश की बाहों में सहमी हुई बोली, एलेना, मैं समझती हूँ तुम गुस्से में हो। अपना गुस्सा मुझ पर उतार लो, चाहे जितना मारना चाहो मारो। अभी भी तुमने मुझे जान से मारने की कोशिश की, फिर भी मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगी। उसकी ये दयनीय और मासूम अदाएं देखकर एलेना पागल हो उठी। लियाना, तुम बिच, अभी भी ड्रामा कर रही हो। एलेना फिर से झपटना चाहती थी, लेकिन दो लड़कों ने उसे पकड़ लिया था। अब उसके पास छूटने का कोई रास्ता नहीं था। नैश को एलेना की जंगली शक्ल देखकर और भी घिन आई। उसने दोनों लड़कों से कहा, इसे तुरंत प्रिंसिपल के ऑफिस ले जाओ। प्रिंसिपल ही इसे संभालेंगे। एलेना शायद होश में नहीं है, इसे किसी और को चोट नहीं पहुंचाने देना। बुलशिट, एलेना गालियां देने लगी। लोगों ने पहली बार उसका इतना घटिया रूप देखा और उसे घूरते हुए नफरत और डर महसूस करने लगे, जैसे कोई पागल औरत हो। सबकी घृणा और तानों से एलेना पूरी तरह पागल हो गई। वह और भी ज्यादा छटपटाने लगी, लेकिन आखिरकार उसे बेरहमी से खींच कर ले जाया गया। वहीं लियाना डरी सहमी खरगोश की तरह नैश की बाहों में थी, जैसे किसी राजकुमारी को राजकुमार ने बचा लिया हो। ये तमाशा देखने सिर्फ नैश और उसके लोग ही नहीं आए थे, बल्कि कैथरीन और क्लास 8 के लगभग सारे बच्चे इकट्ठा थे। सबने सुना था कि एलेना लियाना को छत पर घसीटकर ले गई है और उसे मारने की धमकी दे रही है। किसी को जिज्ञासा थी,
तो किसी को लियाना की चिंता, इसलिए सब वहां पहुंच गए। कैथरीन भी आई क्योंकि लियाना स्वॉन्स परिवार की थी और उसने अपने दादाजी से वादा किया था कि स्वॉन्स के लोगों की रक्षा करेगी। लेकिन उसने आते ही यह नाटक देख लिया। एलेना सही थी, लियाना की एक्टिंग इतनी बेहतरीन थी कि वो ऑड्री से भी आगे निकल सकती थी। उसकी अदाएं इतनी असली लग रही थीं कि हर कोई यकीन कर ले। साइड में खड़े डेविड ने भी दुख जताया, लियाना कितनी बेचारी है, इतनी सुंदर होते हुए भी उसके साथ ऐसा सलूक, दिल टूट जाता है। रोनन को ये सुनकर गुस्सा आया और उसने ब्रायन को ठेलते हुए कहा, ये डेविड कैसा आदमी है, लियाना को बेचारी समझ रहा है, वो बिच है और उसकी एक्टिंग भी घटिया है, तुम्हारे लोग उस पर तरस खा रहे हैं। रोनन की नज़र में लियाना पूरी तरह बेतुकी थी। ब्रायन ने उसे घूरकर कहा, क्या चाहते हो, लड़ाई? रोनन बेफिक्री से बोला, तुम्हारे पास तो दिमाग ही नहीं है, बस दिन रात लड़ाई करने की आदत है। दोनों झगड़ने ही वाले थे कि कैथरीन ने ठंडी आवाज में कहा, इनफ। दोनों चुप होकर ऐसे खड़े हो गए जैसे किसी टीचर के सामने शरारती बच्चे। कैथरीन की आंखों में ठंडा तेज चमका, पूरा माहौल उसकी खौफनाक आभा से भर गया। उसने 2 सेकंड खामोश रहकर देखा कि दोनों चुप हैं, फिर वहां से निकल गई। दोनों तुरंत पीछे पीछे चल पड़े। आखिरकार यह मामला एलेना के दूसरे स्कूल में ट्रांसफर होने पर खत्म हुआ। कासिया में उसकी इज्जत पूरी तरह मिट चुकी थी। पहले तो वह एक संभ्रांत परिवार की कल्चर्ड लड़की बन सकती थी। अगर पढ़ाई करियर में आगे न भी बढ़ती तो भी किसी अमीर घराने में शादी हो सकती थी। लेकिन अब सब बर्बाद हो गया। कासिया में उसका नाम खराब हो गया। वेल्स, स्वॉन्स और उनके दोस्ताना परिवारों ने ले के खिलाफ एकजुट होकर एलेना के ट्रांसफर की मांग की। एलेना को कासिया छोड़कर विदेश जाना पड़ा। वो अपने परिवार से बदला लेने की गुहार लगाती रही, लेकिन बड़ों ने उसे डांटकर चुप करा दिया। शर्म नहीं आती, ये सब कर डाला। डांट खाने के बाद एलेना रोती हुई अपनी माँ से लिपट गई, मॉम, ये सब लियाना ने किया, उसने मुझे फंसाया, उसने सब गलत काम किए और इल्जाम मुझ पर आ गया। एलेना के पिता ने ठंडी नज़र से कहा, अब इन बातों से क्या फ़ायदा? अगर तुमने ट्रांसफ़र नहीं किया तो हमारा पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। सब परिवार मिलकर हमारे खिलाफ हो जाएंगे। क्या ले का नाम मिटाना चाहती हो? उनकी एक बात ने पूरी सच्चाई सामने रख दी। एलेना चाहकर भी कुछ नहीं कर सकी। अपनी बेटी को रोते देख एलेना की मां ने उसे सहलाते हुए कहा, एलेना, तुम बस विदेश जाकर नए माहौल में रहो और मन शांत करो। वह बेटी की बात पर यकीन करती थी। उसे लगता था कि उसकी एलेना भूली है और स्वॉन्स की लड़की ने उसे फंसाया है। बाकी की चिंता मत करो, मौका मिला तो हम स्वॉन्स को छोड़ेंगे नहीं। कल वीकेंड था और कैथरीन को ऑड्री के साथ शो की शूटिंग जारी रखनी थी। अभी 2 और एपिसोड बाकी थे और ऑड्री ने इस शो की वजह से काफ़ी पॉपुलैरिटी हासिल कर ली थी। उसके एडवर्टाइजमेंट्स और शूटिंग के मौके बढ़ गए थे और अब वह हर दिन कैथरीन के सामने खुश दिखाई देती थी। स्कूल की छुट्टी की घंटी बजी तो कैथरीन धीरे धीरे समय पर उठी। आंखें खोलते ही उसकी ठंडी आंखों में अब भी लाली थी। उसके बेहद खूबसूरत चेहरे पर गहरी भौहें सख्ती से सिकुड़ी हुई थीं। भौहों के बीच की गहरी छाया उसे डरावना बना रही थी। कैथरीन के उठने के 1-2 मिनट तक किसी ने हिम्मत नहीं की कि उसे परेशान करे। यहाँ तक कि रोनन भी तब तक इंतजार करता रहा जब तक उसका मूड थोड़ा हल्का न हो जाए। बॉस, कॉफ़ी लीजिए। कैथरीन ने सिर उठाकर देखा तक नहीं, बस आदतन हाथ बढ़ा दिया। रोनन ने सहजता से कॉफ़ी उसके हाथ में रख दी। जब गर्म कॉफ़ी उसके गले से उतरी और उसकी भौहें हल्की ढीली पड़ीं, तो रोनन के दिल में संतोष की लहर दौड़ गई। सिर्फ वही कैथरीन की पसंद जानता था। कैथरीन को खुश देखना और उसे सुकून देना ही उसके लिए सबसे बड़ी खुशी थी, क्योंकि कैथरीन ने ही उसे जिंदगी दी थी। उसके दिल में कैथरीन की जगह कोई और नहीं ले सकता था। बॉस, कल वीकेंड है, हमें रिहर्सल की ज़रूरत नहीं, क्यों न हम नाइट आउट पर चलें? भले ही सेलिब्रेशन गाला आने ही वाला था और कई टीमें वीकेंड में प्रैक्टिस का फ़ायदा उठाती, लेकिन क्या उन्हें वाकई इसकी ज़रूरत थी?
उनके लेवल पर तो रिहर्सल का सवाल ही नहीं था। रोनन की बात सुनकर ब्रायन ने कान खड़े कर दिए। वह सही समय पर हामी भरने के लिए तैयार था। दुर्भाग्य से कैथरीन ने दोनों की उम्मीदें तोड़ दीं। उसने एक हाथ से ठुड्डी पर सहारा लिया और बोरियत में कप से खेलने लगी। कल सुबह मुझे ऑड्री के साथ शो की शूटिंग करनी है। मुझे आज रात आराम करना होगा। रोनन जानता था कि कैथरीन को कल शूटिंग पर साथ जाना है। अगर वे आज देर रात तक घूमे तो कल उसकी हालत पर असर पड़ेगा। कैथरीन को कल टीवी पर खूबसूरत दिखना ही था। किसी भी हालत में समझौता नहीं किया जा सकता था। मौज मस्ती का समय आगे भी मिल जाएगा। बॉस, आप बेफिक्र होकर शूटिंग पर जाइए, मैं स्क्रीन के सामने आपको चीयर करूंगा। ब्रायन बिना रुके बोल पड़ा। मैं भी करूंगा। अरे, तुम क्यों हमेशा दूसरों की बात दोहराते हो? रोनन नाराज होकर चिल्लाया। ब्रायन भी हार मानने वाला नहीं था। दोनों बड़े होकर भी बच्चों से ज्यादा बचकाने थे। कैथरीन ने बेबस होकर सिर हिलाया और एक हाथ से बैग उठाकर बाहर निकल गई। रोनन को होश आया तो कैथरीन जा चुकी थी, मगर जाते जाते भी उसने ब्रायन को घूरना नहीं भुलाया। बेवकूफ, आज छोड़ रहा हूँ, अगली बार तुझे देख लूंगा। ये कहकर रोनन सामान लेकर भागा। ब्रायन झुंझलाते हुए बोला, मुझे डर नहीं लगता तुझसे। लेकिन उसने भी तेजी से सामान समेटा और बाहर निकल गया। कैथरीन जब स्कूल से बाहर आई तो उसने एक जाना पहचाना कार गेट पर खड़ा देखा। ये वही कार थी जो उसने पहले भी देखी थी। वह उसकी तरफ बढ़ गई। जैसे ही वह पहुंची, काले मकलारन की खिड़की अपने आप नीचे सरकी और आदमी कार से बाहर आया। लंबे और सीधे कदमों के साथ वह कैथरीन की ओर बढ़ा। ब्रैंडन की गहरी नजरें उस पर पड़ीं और उसकी ठंडी आंखें तुरंत नर्म हो गईं। तुम्हें पता था मैं यहाँ हूँ। डूबते सूरज की सुनहरी किरणें कैथरीन के चारों ओर ऐसे फैली जैसे सोने का घेरा हो। उसकी लंबी काया आधी रोशनी आधी छाया में चमक रही थी। उसकी खूबसूरती चकाचौंध कर देने वाली थी। कैथरीन ने बैग एक हाथ पर टांगा और दूसरे हाथ को पॉकेट में डालते हुए लापरवाही से उसे देखा। नहीं पता, बस एक एहसास था, जैसे उसे पता था कि वह यहाँ होगा। लेकिन न कोई उम्मीद, न कोई चाहत। ब्रैंडन हल्का सा मुस्कुराया। उसकी मुस्कान ने उसके खूबसूरत चेहरे को और भी दिलकश बना दिया। उसने ठुड्डी से बगल में खड़ी कार की ओर इशारा किया। कार में बैठो, डिनर पर चलें। ठीक है, कैथरीन का जवाब तेज और साफ था। ब्रैंडन ने दरवाज़ा खोला और ऊपर हाथ रखकर उसका सिर टकराने से बचाया। उसी समय रोनन और ब्रायन दौड़ते हुए पहुंचे, लेकिन उन्होंने सिर्फ कैथरीन की पीठ देखी जो कार में बैठ रही थी। कैथरीन ने कहा था कि उसे आराम चाहिए और कल जल्दी उठना है। झूठी, वह पूरी की पूरी झूठी थी। रोनन ने अपनी सारी झुंझलाहट ब्रायन पर निकाल दी। ब्रायन तंग आकर बोला, क्या हो गया तुम्हें? गुस्सा मुझ पर क्यों उतार रहे हो? बॉस को मैं तो नहीं ले गया। रोनन ने नाक भान सिकोड़ते हुए कहा, तुम डंकन लोग सब बेकार हो। और गुस्से में चला गया। ब्रायन ने चेहरा मलते हुए सोचा कि शायद डंकन सरनेम होना वाकई अच्छी बात नहीं थी। दूसरी तरफ ब्रैंडन कैथरीन को डिनर पर ले जाना चाहता था, लेकिन रास्ते में ट्रस्टन का कॉल आया। उसने ब्रैंडन को बुलाया और बताया कि एडन समेत कुछ दोस्त वहां हैं। ब्रैंडन ने तुरंत हाँ नहीं की। उसने फ़ोन स्पीकर पर कर दिया ताकि कैथरीन भी सुन सके। चलें, ब्रैंडन ने उसकी ओर देखते हुए पूछा। कैथरीन थकी हुई कार की लेदर सीट पर टेक लगाकर बैठी थी। उसने धीरे से पलकें उठाईं और कहा, हाँ। ब्रैंडन ने फ़ोन वापस रख दिया। कैथरीन की धीमी आवाज़ भी सामने वाले ने साफ साफ सुन ली। ट्रस्टन तुरंत पहचान गया कि यह कैथरीन है। वह उत्साहित होकर बोला, मिस्टर डंकन, जल्दी से कैथी को लेकर आओ। हमें उसकी बहुत याद आ रही है। जल्दी करो, हम इंतज़ार कर रहे हैं। ब्रैंडन मन ही मन खींच उठा, मिस ह, कोई उसकी औरत को कैसे मिस कर सकता है? उसने ट्रस्टन की बात बीच में ही काटकर फ़ोन काट दिया। ट्रस्टन ने स्मार्टली एड्रेस ब्रैंडन को नहीं बल्कि पैक्सटन को भेजा। पैक्सटन ने ब्रैंडन की चुप्पी देखकर समझ लिया और कार उसी तरफ मोड़ दी।
तभी कैथरीन ने अचानक पूछा, क्या आप बिजी हैं? ब्रैंडन ने उलझी नजरों से उसकी ओर देखा। जब वो कुछ नहीं समझा तो कैथरीन ने कहा, तुम ट्रस्टन और बाकियों से मिले क्यों नहीं इन दिनों? उसे याद था कि ब्रैंडन और ट्रस्टन हमेशा साथ रहते थे। भले ही ब्रैंडन उसे नापसंद करता था, लेकिन ट्रस्टन उसके पीछे पड़ा रहता था। ब्रैंडन के कैथरीन को जवाब देने से पहले ही आगे की सीट पर बैठे पैक्सटन ने अचानक कहा, मिस्टर लैम्बर्ट का हाल ही में बर्ताव बहुत अजीब है। लगता है उसका दिमाग ठीक नहीं रहा। आज ही उसके बारे में कुछ सुनने को मिला है। ये सुनते ही कैथरीन समझ गई। चूंकि ये ट्रस्टन की समस्या थी, उसे परवाह नहीं थी। ट्रस्टन ने जिस जगह उन्हें डिनर के लिए बुलाया था, वह कैथरीन और ब्रैंडन के नज़दीक ही थी। 10 मिनट की ड्राइव के बाद वे वहां पहुंच गए। गाड़ी रुकते ही ब्रैंडन ने कैथरीन का दरवाज़ा खोलकर उसे उतरने में मदद करने की सोची, लेकिन कैथरीन उससे पहले ही खुद उतर गई। ब्रैंडन का हाथ हवा में ही रह गया। वह चुपचाप मुस्कुराया और हल्की सी मुस्कान उसके होंठों पर आ गई। उसे अच्छा लगा कि कैथरीन बनावटी नहीं थी। यही उसे पसंद था। पैक्सटन ने जगह पूछी और उन्हें आगे ले गया। जैसे ही ट्रस्टन को उनके आने की खबर मिली, वह बाहर निकलकर मिलने दौड़ पड़ा। ईडन भी उसके पीछे पीछे था। कैथरीन के आने की खबर सुनकर वह सबसे ज्यादा उत्साहित था। मोड़ पर पहुंचकर जब उसने ब्रैंडन को शांति से चलते देखा, तो उसने ट्रस्टन को हल्का धक्का दिया। ट्रस्टन ने ऊपर देखा और उन्हें आते ही पहचान लिया। वो अभिवादन करने ही वाला था कि अचानक कैथरीन रास्ता बदलकर दूसरी ओर मुड़ गई। सब हैरान रह गए और उसकी ओर देखने लगे। ब्रैंडन भी चौंका, लेकिन तुरंत पीछे नहीं गया। वो रुक गया और कैथरीन का इंतजार करने लगा। कैथरीन ने एक जानी पहचानी आकृति देखी और सीधा उसकी तरफ बढ़ गई। ये कासिया का एक बेहद शानदार होटल था। बीच का हिस्सा ओपन डाइनिंग एरिया था और ऊपर प्राइवेट कमरे थे। उसी वक्त एट्रियम में एक बेहुदा नाटक चल रहा था। कुछ लड़के एक स्टूडेंट जैसी दिखने वाली लड़की को घसीट रहे थे, जो अभी अभी हाई स्कूल में दाखिल हुई लग रही थी। वो उनके लिए मजाक का सामान बनी हुई थी। कुछ लड़कों ने लड़की को बीच में दबोच रखा था, जबकि एक लड़का सोफे पर खड़ा होकर उसके मुंह में जबरदस्ती वाइन उंडेल रहा था। लड़की छटपटा रही थी, आंसुओं से भरा चेहरा, लेकिन वह बच नहीं पा रही थी। कैथरीन तेजी से आगे बढ़ी और उस लड़के को जोरदार लात मारी जिसने लड़की को दबोच रखा था। अचानक हुई इस हरकत से वहां मौजूद सभी लोग हक्का बक्का रह गए। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि कोई लड़की इतनी हिम्मत दिखाएगी। और कैथरीन ने बिना हिचकिचाए लात मारी थी। वो किक सचमुच जबरदस्त थी। भीड़ को संभालने में कुछ पल लगे। शरारती लड़का गुस्से से पलटा और सबक सिखाने ही वाला था कि उसने कैथरीन को देखा और बोला, कैथरीन, फिर से तुम? वो लड़का और कोई नहीं, कैथरीन का भाई जोनाथन था। कैथरीन ने उसे दूर से ही देख लिया था और उसके चेहरे पर वही घिनौनी, धूर्त मुस्कान भी नोट कर ली थी। जोनाथन ने कैथरीन को दुश्मन की तरह घूरते हुए कहा, कैथरीन, मैं सोच रहा था तुझसे हिसाब कब चुकता करूं। तू खुद ही आ गई। आज मैं तुझे दिखाता हूँ मेरी ताकत। कैथरीन आराम से जेब में हाथ डाले खड़ी रही। उसकी नज़रें साफ और ठंडी थीं, जबकि जोनाथन बकवास करता रहा। स्वॉन्स के जीन्स इतने बुरे नहीं थे, फिर भी उसके माँ बाप ने इतना निकम्मा बेटा कैसे पैदा किया? जोनाथन ने स्वॉन्स की कोई भी अच्छी खूबी नहीं पाई थी। वह पूरा का पूरा नाकारा था। अगर कैथरीन को विसेंटे की असलियत न पता होती, तो उसे शक होता कि उसकी माँ ने किसी और से बेटा पैदा किया हो ताकि स्वॉन्स में जगह बना सके। जोनाथन जानता था कि कैथरीन लड़ाई कर सकती है और अगर अकेले उससे भिड़ना पड़े तो डर जाएगा। लेकिन आज उसके साथ इतने लड़के थे। उसे लगा कि मिलकर वे कैथरीन को हरा देंगे। उसने हाथ उठाकर शरारती अंदाज में चिल्लाया, भाइयों, हमारा नया खिलौना आ गया है। अगर तुम सब इसे गिरा दोगे तो आज रात में तुम्हें जो चाहो दिलवाऊंगा। पिछली बार कैथरीन ने सबके सामने उसे पीटा था, उसकी बेइज्जती की थी और महीनों तक अस्पताल में डाला था। अगर वह बदला न लेता तो इस शहर में रहना मुश्किल हो जाता।
वह स्वॉन्स का इकलौता बेटा था। कैथरीन जैसी मनहूस उससे कैसे टकरा सकती थी। जोनाथन की आवाज़ सुनते ही उसके आसपास के लड़कों की आंखें ऐसे चमक उठी जैसे भूखे भेड़िए शिकार देख लें। सिर्फ इसलिए नहीं कि जोनाथन ने उन्हें इनाम देने का वादा किया था, बल्कि इसलिए भी कि कैथरीन बेहद खूबसूरत थी। उसका चेहरा अदाकारा से कहीं बेहतर था। उसका निखरा हुआ चेहरा, परफेक्ट फिगर और उसकी अलग सी अदाएं, वह दिलकश और आत्मा तक छू लेने वाली खूबसूरती थी। ऐसी औरत को पाना किसी भी लड़के के लिए सपना था। वो लड़का जिसे कैथरीन ने अभी अभी लात मारकर गिराया था, उठ खड़ा हुआ और शरारती मुस्कान के साथ उसकी तरफ बढ़ा। सुंदरी, मैं तुझे लात मारने के लिए दोष नहीं देता। अगर तू मुझे खुश कर दे तो मैं मिस्टर जोनाथन से तेरी सिफारिश कर दूंगा और वह तुझे छोड़ देंगे। पहले कैथरीन सोचती थी कि जोनाथन बस बचकाना है, लेकिन अब उसने समझा कि वह अंदर से पूरी तरह सड़ा हुआ है। उसे अब समझ आया कि विसेंटे ने अपनी मौत से पहले ऐसा फैसला क्यों लिया था। कॉबन हमेशा लड़कों को महत्व देता था, और अगर विसेंटे ने स्वॉन्स की ताकत उसे सौंप दी होती तो जोनाथन उत्तराधिकारी बनता, और ऐसा निकम्मा उत्तराधिकारी जल्दी ही विसेंटे की मेहनत को बर्बाद कर देता। कैथरीन के चुप रहने पर वह बदमाश लड़का और आगे बढ़ा। ज्यादा दूर नहीं खड़ा एडन हैरान होकर ब्रैंडन की ओर देखने लगा। ब्रैंडन का चेहरा शांत देखकर वह घबरा गया और ट्रस्टन से बोला, क्या ये नहीं कहा जाता कि मिस्टर डंकन को कैथरीन बहुत पसंद है? तो फिर वह ऐसी हालत में कुछ क्यों नहीं कर रहे? अगर कैथरीन को चोट लग गई तो? ट्रस्टन ने उसे घृणा से देखा और नज़र से समझाया, तुझे कुछ नहीं पता। असल में कैथरीन उनके ऊपर टूट पड़ती, उससे पहले ही ब्रैंडन को कुछ करना पड़ता। ईडन ने कभी कैथरीन को लड़ते नहीं देखा था, इसलिए वह नहीं जानता था कि उसकी लड़ाई कैसी होती है। असल में वह लड़ाई नहीं बल्कि एकतरफा पिटाई थी। वे कैथरीन का मुकाबला नहीं कर सकते थे, फिर भी भिड़ने चले थे। ये तो मौत को बुलावा था। ब्रैंडन इसलिए चुप था क्योंकि वह जानता था कि उसे कुछ करने की जरूरत नहीं है, और कैथरीन को अपने मामलों में किसी का दखल पसंद नहीं। लड़के का हाथ अभी कैथरीन के चेहरे से 20 इंच दूर ही था कि उसे धुएं की बदबू ने घेर लिया। कैथरीन ने घृणा से भौहें चढ़ाईं। उसे ऐसे लोगों से बेहद नफरत थी। उसने देखा कि लड़के के नाखूनों में मिट्टी जमी हुई थी, जिससे उसे और घिन आई। कैथरीन ने हाथ भी नहीं लगाया। उसने सीधा पैर उठाकर उसे लात मारी। ये कि कितनी बेरहम थी कि लड़का कम से कम 10 फुट दूर जाकर धड़ाम से गिरा और बेहोश हो गया। वहां मौजूद लोग ये दृश्य देखकर दंग रह गए। लड़के को तिरस्कार भरी नज़र से देखने के बाद कैथरीन ने ऊपर देखा और उन लड़कों पर ठंडी नज़र डाली। उसकी नज़र इतनी सर्द और डरावनी थी कि जिस पर भी वह पड़ती वो कांप उठता। लड़के बिना झिझके पीछे हट गए। कैथरीन की एक लात ने ही उन्हें समझा दिया कि उनके और उसके बीच ताकत का कितना बड़ा फर्क है। फर्श पर गिरी लड़की को होश आया। वह झपटकर कैथरीन की टांग पकड़ने ही वाली थी कि उसी समय कैथरीन की नज़र उस पर पड़ी और वह ठिठक गई। लड़की बोलना चाहती थी, उसने मुंह खोला लेकिन हकला गई और सन रह गई। कैथरीन ने आराम से एक कुर्सी खींची। उसने अपने लंबे कपड़े के किनारों को हल्का सा झटका देकर ठीक किया और फिर शालीनता से बैठ गई। उसके हाव भाव में एकदम हुक्म चलाने वाली शांति थी। वह बेहद दबदबे वाली लग रही थी। उसने लड़की की ओर भौं उठाए और ठंडी आवाज में पूछा, वह तुम्हें क्यों परेशान कर रहा था? वह कहते समय कैथरीन की नज़र जोनाथन पर पड़ी। लड़की तुरंत समझ गई। उसने हिचकिचाते हुए जोनाथन की ओर देखा, फिर सिर झुका लिया जैसे बोलने से डर रही हो। जब उसने कुछ नहीं कहा तो कैथरीन ने वहां और समय बर्बाद करना ठीक नहीं समझा। तो फिर अपनी समस्या खुद ही सुलझाओ। ये कहकर वह उठने ही वाली थी कि लड़की घबरा गई। उसने जल्दी से कहा, अगर मैं सब सच बता दूं तो क्या आप मेरी मदद करेगी? कैथरीन ने पलटकर उसकी ओर देखा। उसकी ठंडी नज़र में हल्की सी व्यंग्य झलक रही थी। मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? लड़की ने लाल आंखों से कैथरीन की ओर देखा। उसने होंठ काट लिए, जवाब नहीं सूझा।
दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं था। कैथरीन सही थी, वह क्यों किसी अजनबी की मदद करे। कैथरीन कोई मसीहा नहीं थी, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी मदद करने की। लड़की का सिर झुक गया, लेकिन कैथरीन ने फिर भी कहा, उसकी आवाज़ अब भी ठंडी थी। अगर तुम सब बता दो और मेरा मूड अच्छा रहा तो शायद मैं मदद कर दूं। भले ही कैथरीन एक लड़की थी, पर उसमें अजीब सी भरोसा दिलाने वाली ताकत थी। लड़की जानती थी कि शायद वही उसकी आखिरी उम्मीद है। वहां खड़े लड़के निर्दयी थे। कैथरीन का सामना करना उनके लिए आसान नहीं था, मगर लड़की को सताना उनके लिए बिल्कुल आसान था। जोनाथन उसे लगातार अपनी नज़रों से धमका रहा था, लेकिन लड़की ने हिम्मत जुटाई और जोनाथन की ओर इशारा करके जोर से बोली, क्योंकि मैंने टीचर को बताया था कि जोनाथन ने होमवर्क नहीं किया। उसी ने अपने लोगों के साथ मुझे यहाँ बुलवाया ताकि मुझसे बदला ले सके। वो मुझसे जबरन माफ़ी मंगवाना और शराब पिलवाना चाहता था। कैथरीन की नज़रें ठंडी हो गईं। क्या तुम असेंडिंग हाई स्कूल की क्लास 1 में पढ़ती हो? असेंडिंग हाई स्कूल वही स्कूल था जहां जोनाथन पढ़ता था, और क्लास 1 अमीर घरानों के बिगड़े वारिसों की कुख्यात क्लास थी। कैथरीन ने लड़की की पीली पड़ चुकी सफ़ेद शर्ट देखी। वो किसी अमीर परिवार की नहीं लग रही थी। कैथरीन को हैरानी हुई, शायद लड़की ने उसकी नज़र का मतलब समझ लिया। उसके चेहरे पर झिझक उभर आई। उसने सिर झुकाकर धीरे से कहा, मैं थरीज़ा शर्मन हूँ। हाँ, क्लास 1 की हूँ। मुझे टॉप रैंक की वजह से स्पेशल भर्ती किया गया था। कैथरीन सब समझ गई। गरीब घर के टॉपर बच्चों को ऐसे क्लास में सिर्फ क्लास का औसत बढ़ाने के लिए लिया जाता था। बदले में उन्हें सिर्फ फ्री ट्यूशन और मोटी स्कॉलरशिप मिलती थी, ऐसा प्रलोभन जिसे कोई गरीब छात्र ठुकरा नहीं सकता। सारी बात समझकर कैथरीन ने जोनाथन की ओर देखा। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। अपनी इज्जत बचाने के लिए उसने हिम्मत जुटाई और बोला, कैथरीन, तुम अशुभ हो। बेहतर होगा कि तुम खुद पर काबू रखो। मुझे तंग मत करो। अगर आज नहीं निपटा तो किसी और दिन देख लूंगा। तुम सीधी तरह रहो। कैथरीन ने ठंडी हंसी हंसी। जोनाथन, तो तुम स्कूल बुली हो? ये सुनकर जोनाथन गुस्से से लाल हो गया। इससे तुम्हें क्या लेना देना? उसका तुमसे क्या संबंध है? बीच में क्यों आई? तुम होती कौन हो? कैथरीन ने नज़र घुमाई और कमरे के कोने में रखे गमले में सजावट के लिए रखी बांस की छड़ी देखी। वह तुरंत उठी और छड़ी निकाल ली। उसने छड़ी सीधा जोनाथन की जांघ पर मारी। बांस की छड़ी पतली थी। हड्डी या मांसपेशी को चोट नहीं पहुंचती, मगर दर्द असहनीय होता। जैसे ही छड़ी पड़ी, जोनाथन चीख उठा, कैथरीन, तुम पागल हो। मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हें? कैथरीन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने फिर से मारा, पहले बाईं जांघ पर, अब दाईं पर, लेकिन इस बार उसने जोनाथन को संभलने का मौका नहीं दिया। वह बारी बारी से उसकी दोनों जांघों पर लगातार वार करती रही। जोनाथन चीखता चिल्लाता और गालियां देता रहा, पर कुछ काम नहीं आया। चाहे जितना बचता, छड़ी से नहीं बच पाया। आह कैथरीन, पागल औरत, रुक जाओ। कैथरीन ने और जोर से मारा। आह, बहुत दर्द हो रहा है। सिक्योरिटी, कोई तो आओ। लेकिन पैक्सटन पहले ही रेस्टोरेंट की सिक्योरिटी को संभाल चुका था। ब्रैंडन की अनुमति के बिना वे बाहर आने की हिम्मत नहीं करते, चाहे पिटने वाला उनका मालिक ही क्यों न हो। जब मदद मांगना बेकार साबित हुआ, जोनाथन धमकियों पर उतर आया। कैथरीन, रुक जाओ। मेरे माता पिता तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। सुन रही हो? लेकिन कैथरीन पर कोई असर नहीं हुआ। वो लगातार छड़ी बरसाती रही और ठंडी नज़र से बोली, अगर तुम्हें अपने माता पिता को याद करने की फुर्सत है, तो क्यों न खुद ही माफ़ी मांग लो। वो और तेज़ी से मारने लगी। जोनाथन जलते तवे पर मछली की तरह तड़पता रहा। उसका चेहरा विकृत हो गया और हरकतें बेहद हास्यास्पद लगने लगीं। ये देखकर जोनाथन के दोस्त घबराकर निगलते रहे। वे भागना चाहते थे मगर हिम्मत नहीं जुटा पाए। वे डरते रहे कि कहीं अगला नंबर उनका न आ जाए। वे सभी अमीर घरानों के वारिस थे और समझ गए कि कैथरीन का बैकग्राउंड उनसे भी बड़ा है। रेस्टोरेंट का मालिक तक उससे डर रहा था।
जोनाथन दर्द से तड़पते हुए जमीन पर गिर गया। मैं गलत था, ठीक है। कैथरीन, बस करो। उसकी मिन्नतें सुनकर कैथरीन ठंडी आवाज में बोली। फिर उसने ताना मारा। गलती मान रहे हो? क्या ऐसे गलती मानी जाती है? मिस्टर जोनाथन, क्या तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें सिखाया नहीं कि गलती मानने का सलीका क्या होता है? बड़ों का आदर करना चाहिए। जोनाथन दांत भींचकर झुकने को तैयार नहीं था, लेकिन कैथरीन ने उसे नहीं छोड़ा और जोर से छड़ी बरसाने लगी। सिर्फ जोनाथन और उसके दोस्त ही नहीं, ट्रस्टन और बाकी सब भी हैरान रह गए। ट्रस्टन ने घबराकर धीरे से पूछा, मिस्टर डंकन, अगर वह इसी तरह मारती रही तो कहीं वह मर न जाए? ब्रैंडन ने बिना ऊपर देखे जवाब दिया, नहीं। ट्रस्टन ने राहत की सांस ही ली थी कि ब्रैंडन के अगले शब्द सुनकर उसका दिल बैठ गया। ज्यादा से ज्यादा एक टांग चली जाएगी। ट्रस्टन को याद था कि वह लड़का जोनाथन है, स्वॉन्स परिवार का अमीर वारिस, और कैथरीन उसका भाई है। अगर वह अपने भाई के साथ इतनी निर्दय हो सकती है, तो कैथरीन सचमुच बेहद निर्दयी थी।